दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज जो वीडियो है ये फिज़िक्स के सॉल्यूशंस के ऊपर है। जितने भी शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चंस फिज़िक्स के आए हैं, अभी जो मेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करूं। जो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट थे वो मैंने छोड़ करके, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो सारा उठा लिया है और जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे वो सारे उठा लिए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक्स आप अच्छे से कर लें, है ना, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे, सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। दोस्तों आ चुके हैं एडमिट कार्ड्स। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एडमिट कार्ड्स, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये डेट 7 का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है केरोसिन का। दोस्तों देखिए एब्सोल्यूट इंडेक्स जो है केरोसिन का वो 1.44 रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आइडियल spring, the spring force Fs is proportional to x, where x is the displacement of the block from equilibrium position. The displacement could either be positive or negative. तो जो हुक्स लॉ है, ठीक है, वो क्या कहता है मैथमेटिकली, ये आपको क्लास 11th में बुक में बहुत सुपरफिशियली देखने को मिल जाएगा। आपने शायद पढ़ा भी हो, ठीक है, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, माइनस के एक्स, ठीक है, रीस्टोरिंग जो फोर्स होती है। What is the क्वेश्चन थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर सो दैट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज़ 1। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। पूछा है कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 हो, यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर कब होती है। दोस्तों आपको मालूम ही है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा होता है तब ऐसा होता है। फोर्थ देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद डैश एक्सेलरेशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप जानते हैं कि इक्वेशन मोशंस की लगती हैं, तो वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब ध्यान रखिए, हम तभी आपने 3 इक्वेशंस जो लॉज ऑफ मोशन की पढ़ी हैं वो तभी लगाई जाती हैं जब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो दोस्तों, है ना। तो प्रोजेक्टाइल में भी लगते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपसे पूछा है कि भाई आप कॉन्केव मिरर आपके पास में है, ठीक है, ऐसे कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये आपका है ना, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट रखा है वो किसके बीच में रखा है, आपने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आपसे पूछा गया है कि पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर इस कंडीशन में ऐसा पूछा गया है तो अगर आप डायग्राम बना करके देखेंगे, यहाँ पे इजीली तो ऐसे डायग्राम तो नहीं बन सकता दोस्तों, आप कोशिश करेंगे बनाने की। तो ये जो इमेज है ये लगभग मैग्नीफाइड बनेगी और कर्वेचर के पीछे बनेगी, यानी बियॉन्ड द सी, है ना। तो देखते हैं बिटवीन फोकस बियॉन्ड द, हाँ पहला ही ऑप्शन दे रखा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर लाई। तो कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मिरर के पीछे तो कभी भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग, सही बात है। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ये भी सही बात है, क्योंकि जो भी हम फिजिक्स में मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं वो रेफरेंस के साथ में होता है ना, रेफरेंस के साथ में होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। तो बोथ 1 और 2 इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए मैन वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर आवर फॉर 3 किलोमीटर। तो आपसे एवरेज स्पीड इसकी 5 किलोमीटर के बाद पूछ रखी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इक्वेशन जानते हैं कि स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो आपको पता ही है। अब हमें डिस्टेंस पता है कि भाई 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ जो टाइम है ना दोस्तों, यहाँ टाइम हमें नहीं पता। यहाँ हमें इन दोनों से टाइम निकालने पड़ेंगे। 2 टाइम बनेंगे T1 प्लस T2, है ना, क्योंकि जो बॉडी है उसने जो मैन है सॉरी, उसने क्या कि अलग अलग स्पीड के साथ अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, इसलिए यहाँ दोनों टाइम हम T1 T2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, T1 आपको पता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी, वो 2 किलोमीटर चला, है ना, कितनी स्पीड के साथ, 8 किलोमीटर के साथ। तो ये 1/4 आवर, क्योंकि आवर में आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने स्पीड यहाँ आवर में ही दी है। ऐसे ही T2 जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इट विल
बी 9 सॉरी 3/9, सो दिस विल बी 1/3r, है ना। तो दिस इज सिंपल रूल, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको 5/1/4 प्लस 1/3 इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका जो आंसर है वो 8.75 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ टिपिकल सेल डेवलप अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट कैन प्रोड्यूस हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू द सन। दोस्तों वाट एक्चुअल में पावर पूछिए कि ये जो सोलर सेल्स होते हैं कितनी पावर डेवलप करते हैं, तो यार ये ना आपको रटना पड़ेगा, ये 0.7 वाट प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। फोर्थ आंसर इसका जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, न्यूक्लियस कंटेन अबाउट 10% ऑफ मास ऑफ द एटम। 99.98 है ना, इतना जो मास है दोस्तों वो एटम का कंटेन करता है न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 11, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ यू ऑफ एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। क्या बोला गया है कि आपसे एक प्रोजेक्टाइल है वो फायर किया है स्पीड यू के साथ, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है दोस्तों, है ना। तो इसका जो स्पीड हुई वो हुई यू साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये तो वर्टिकल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ यू कॉस थीटा आपने ले लिया। ठीक, इसी में देन व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन मोशन मेक्स एन अल्फा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ पहले जो एंगल था वो थीटा था, अब जो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो अल्फा है, तो जो दूसरी स्पीड होगी यानी रिबाउंड स्पीड होगी वो कितनी होगी, यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है कि v की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ u की जगह v मान लेते हैं हम, है ना। तो v कॉस अल्फा हो गया, तो आपसे v निकलवाया है, तो v, है ना, ये कॉस कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा, v कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा को हम इसको 1/cos अल्फा क्या होगा, सेक अल्फा। तो देख लीजिए u कॉस अल्फा सेक अल्फा, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, बॉल इज थ्रोन अप एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट रीच करेगी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर बॉल फेंकी है इसलिए -2gs, और आप जानते हैं कि जो फाइनली ये वाली वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, टॉप पर पहुंच के मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के v2 जीरो हो जाएगा। तो जो दोस्तों यू स्क्वायर है वो किसके बराबर हुआ, 2gh के बराबर बोलिए, क्योंकि हाइट आपसे पूछी है, s के बराबर एक ही बात है। अब आप इसमें जब रखेंगे इक्वेशन में ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, 2 इंटू 10, इसे 10 ही हम ले लेते हैं। ठीक है, इंटू h, तो देख लीजिए आप, है ना, h की वैल्यू आएगी 4/20 के समथिंग, यानी कि 1/5, ठीक है, 0.20। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, वर्चुअल होती है, रेक्ट होती है, सही बात है, वर्चुअल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, प्लेन मिरर की पूछा है, सॉरी इन्वर्टेड नहीं होती, वर्चुअल इरेक्ट ही होती है, तो केवल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन बनती है इमेज यानी वर्चुअल है, और सीधी इमेज बनती है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन इज ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a galvanometer behaves like an ammeter when shunt resistance is very small value is added in। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह बिहेव करता है जब उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सोलेनॉइड, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। सही बात है, इनसाइड अ सोलेनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऐसा नहीं है। सोलेनॉइड ये भी गलत, ये भी गलत। सोलेनॉइड मेड अप ऑफ मैग्नेट, नहीं, मैग्नेट का नहीं बना होता। ठीक है, आयरन रॉड प्लस कंडक्टिंग मटेरियल, वो कॉपर हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट है दोस्तों। देन 16 देखिए, मैन है जिसने एक बैग उठाया हुआ है 15 किलो का, ठीक है, उसके हेड पे, और ग्राउंड से कितना ऊंचा है दोस्तों, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो वर्क क्या किया उसने, बैग के ऊपर क्या वर्क किया, ये पूछा हुआ है। तो सिंपल है दोस्तों ये क्वेश्चन, F.ds आप जानते हैं, F इजिकल्स F.s। ठीक है, वर्क क्या होता है F.s। तो यहाँ आप जानते हैं कि इसको हम MAS भी लिख सकते हैं। यहाँ S क्या है दोस्तों, यहाँ हाइट है ये एक्चुअल में, है ना, MAH लिख लो आप। तो यहाँ 15 kg हो गया मास, ठीक है, और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ, 10 मान लेते हैं।
और हाइट 1.5 मान लेते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे 225 जूल आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर। 7th ऑफ सितंबर को लास्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मुझे ये सबसे आसान लगी शिफ्ट, है ना। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपको सबसे आसान कौन सी लगी। थर्ड शिफ्ट जो है 7 की जो थी वो सबसे इजी लगी। इसमें देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिजिक्स के ठीक पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर नॉट डिपेंड, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करती। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉइल्स पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेंगे अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो। स्पीड ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक रोटेट्स इस पर भी डिपेंड करेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस पर भी जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा है नॉट डिपेंड है, तो पोल जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट के उस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। देन इंसुलेटर में से कौन सा है सेकंड में, तो आप जानते हैं बेकेलाइट जो है, ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बाकी सारे मेटल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है। पहला है एन एमीटर नीड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। उससे पता लगाने के लिए कि हाउ मैनी। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 माइक्रो जो एम्पियर है वो 10⁻⁻6, ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाना है, ठीक है, टाइपिंग में है तो इस तरीके से, ये भी सही बात है, ठीक है। करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, करंट स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, है ना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है थर्ड वाला। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द टाइप ऑफ द कोल इज़ बेस्ट इन द क्वालिटी ऑफ कोल, है ना। इसमें से देखिए कौन सी बेस्ट क्वालिटी ये पूछी गई है। सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रेसाइट, ठीक है, लेकिन एंथ्रेसाइट इसमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए आप इसमें बिटुमिनस कोल लगा सकते हैं। उसके बाद सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, उसके बाद लास्ट में आता है पीट, है ना। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस जनरली यूज सीरीज कनेक्शंस, तो सीरीज कनेक्शन में हाउस होल्ड अप्लाइंसेस नहीं, ये पैरेलल में होते हैं। हाँ, दिवाली के जो डेकोरेटिव बल्ब्स होते हैं ये सीरीज में होते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 4 मीटर, है ना। और बस है एक जो 6 मीटर पे लोकेटेड है, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात तो पूछा मिरर इज कॉन्वेक्स, हाँ, तो जो रियर व्यू मिरर होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, ये बात तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड देखिए, इमेज इज स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ 0.20, है ना, तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इसमें पहले फोकस देखो आप, फोकस कितना होगा 2 मीटर, क्योंकि देखो कर्वेचर क्या है 4, तो फोकस उसका आधा होता है ना, r/2, तो ये 2 मीटर फोकस आ गया दोस्तों। यू कितना है दोस्तों, यू हो गया आपका 6 मीटर, है ना। बस आप फॉर्मूला लगा दो 1/f = 1/v + 1/u, इसमें u आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कॉन्वेक्स है मेरा, तो फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, तो जब आप 1/2 = 1/6 प्लस, ठीक है, या सॉरी ये तो माइनस में आएगा ना, तो -1/u करेंगे तो इजीली आप 1/u निकाल सकते हैं, कितना आएगा 1/6 + 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, ये वैल्यू v है ना, v है, सॉरी ये, ठीक है, v है, हम v निकाल रहे हैं, इमेज की डिस्टेंस है ना, 1/6 + 1/2 कितना आ गया दोस्तों, ये 6/4 यानी 3/2 1.5 मीटर। तो देखो इमेज की डिस्टेंस कितनी आई, यानी v जो है वो आ गया आपका 1.5 और u कितना है 6, तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u, ठीक है। तो आप देख लीजिए v कितना है 6 और ये कितना है 1.5 दोस्तों, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा आपका 4, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो इमेज है वो कितने फैक्टर से स्मॉलर हुई, ठीक है, ये स्मॉलर हुई आपकी लगभग ये 1/4 आएगा दोस्तों, तो लगभग ये 0.25 आएगा, यहाँ 0.20 दे रखा है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ना v/u है तो 1.5 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गई, v हमारा निकल के आया 1.5, u कितना है 6, है ना, तो कैलकुलेट जब आप करेंगे तो उल्टा हो गया था, तो ये 1/4 आएगी निकल के, तो ये 0.25 हुआ दोस्तों, है ना। तो 0.25 नहीं है, 0.20 दे रखा है, इसलिए ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप इमेज का मैग्नीफिकेशन, है ना, निकाल पाएंगे। एक्चुअल में ये मैग्नीफिकेशन है दोस्तों, है ना। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला आप जानते हो कि वो होता है आपका इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट,
ठीक है। और एक ये फॉर्मूला भी है जो मैंने अभी आपको बताया कि इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इन केस ऑफ लेंस ये माइनस आ जाता है इसके आगे साइन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड, ठीक है। स्मूथनेस ऑफ द सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे ही डिपेंड करती है, तो बोथ 1 एंड 2, ठीक है। इसमें नॉट लिखा होता तो नाइदर 1 एंड 2 आ जाता। तो इसमें 8th क्वेश्चन देखिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल एंड लार्जर इन साइज, ठीक है। तो उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड होगा, ये कह रहा है कि देखिए कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए इसका, ठीक है, एक्सिस है। इसमें आपसे पूछा है कि जो ये आप बना लिए एफ और सी, जो वर्चुअल है, ठीक है, इमेज और लार्जर है। देखो वर्चुअल का केस दो ही बनते हैं, आपने अगर टेबल ढंग से देखा हो जो मैंने आपसे बताया था वीडियो में कि फिजिक्स का जो आपको ऑप्टिक्स में देखने हैं वो कौन सा मिरर किस तरह की इमेज कहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अगर सी पे है इमेज तो उतनी बनती है, सी और एफ़ के बीच में है तो बड़ी बनती है, पीछे बनती है सी के, और एफ़ में है तो ठीक है वर्चुअल बनती है, और अगर एफ़ से आगे है तो यहाँ भी क्या है जो है इमेज लार्जर और वर्चुअल बनती है। लेकिन जब एफ़ पे होती है इमेज तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है, वो इन्फिनिटी पर जा कर के बनती है, ठीक है। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट रख के देख सकते हैं, ठीक है। वो इन्फिनिटी भी कहीं जा कर के बनती है, ठीक है। तो उसके तो कभी जो पॉइंट्स होते हैं वो मैच ही नहीं करते। लेकिन जब आप इसके आगे रखते हैं इसको, यानी फोकस और ऑप्टिकल यानी पोल के बीच में, ये पी है ये फोकस है, इन दोनों के बीच में जब आप रखेंगे तो इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। एक ही केस बनता है इस केस में कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, साथ में मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो ये बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो ये पूछा है, देखिए पहला है कि बस स्टॉप होती है तो स्टैंडिंग पैसेंजर्स जो फॉल होते हैं, ये इनर्शिया का है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है आपका पर्सन जंप आउट ऑफ द बोट मूव इन अपोजिट, ये एक्शन रिएक्शन का हो गया। सिमिलरली स्विमिंग इन वी पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर हैंड एंड फीट टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी एक्शन रिएक्शन का हो गया। लेकिन ये जो पर्सन है ये हर्ट हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम की वजह से, ठीक है, सीमेंट फ्लोर पे जैसे गिरा हर्ट हो गया, तो ये किसका है एग्जाम्पल, ये मोमेंटम का है, ठीक है। तो ये 4 जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द काइनेटिक, तो ये तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एलईडी ये भी लाइट में करेगी। लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। टेबल फैन काइनेटिक में, ये इसका 4th जाएगा ऑप्शन। 11th क्वेश्चन अच्छा है, बुलेट ऑफ मास 0.05 kg इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द राइफल ऑफ मास 4 kg। तो रिकॉइलिंग पूछिए, देखिए इसमें भी आपका सेकंड लॉ ही लगता है मोशन का। तो रिकॉइलिंग के लिए जब भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है। यानी कि आपने क्या किया, मास ऑफ गन और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, देन मास ऑफ द बुलेट एंड मास ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दैट बुलेट। तो कितनी है ये 0.05 इंटू 120, ठीक है। और इधर कितना मास है, ये जो मास है ये 4 kg का है। बस कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर, इसको यहाँ से हटा देते हैं तो, ठीक है, ये 60/40, ठीक। तो ये आ गया आपका 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केव मिरर नॉट यूज्ड। कॉन्केव मिरर इसमें किसमें यूज़ नहीं होता, देखिए ये जो कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज मिरर कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। डेंटिस्ट मिरर जो होता है दोस्तों, ये जो होते हैं ये भी कॉन्केव मिरर ही होते हैं। साइड मिरर ऑफ ट्रक नहीं। अभी रियर मिरर में होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो ये इसका गलत आंसर है। 1 हॉर्स पावर कितना, तो सिंपल क्वेश्चन 740 वाट के बराबर। 14 देखिए, डैश इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पास्कल, है ना, इनकी यूनिट मेनली पूछा है कि कितना होता है। तो इसमें देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पास्कल में है, ये फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 15 देखिए, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये 4u होता है, आपको इजीली पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये करता ही है, आपको पता है। और मेगाफोन्स, है ना, मेगाफोन्स में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। डल तो बोथ 1 एंड 2 आंसर इसका जाएगा। 17 देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज द आर्किमिडीज, दोनों ही सबमरीन में भी और लैक्टोमीटर में दोनों में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ होता है, इसका भी बोथ 1 and 2 है। 18 देखिए, हाउ कैन वी स्प्रेड सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या है, आपने देखा होगा दादी अम्मा वगैरह चलाती हैं जब उसको, है ना, हम उसको जब चलाते हैं, ठीक है, कर्ड को, तो उसमें से क्रीम निकालते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से, और मिल्क से जब क्रीम निकाली जाती है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकाली जाती है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो आपको बता दूं दोस्तों, वो वेरी हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है स्टार्स में, तो यहाँ पे लो होना चाहिए था, ठीक है, ये आंसर इसका इनकरेक्ट है दोस्तों। देन बाकी तो आपको पता है सन स्टार सब ग्लो करते हैं प्लाज्मा की वजह से, इसमें प्लाज्मा जो है वो नियॉन बल्ब में भी यूज़ होता है, सही है। 20 देखिए, एक्स क्लाइम्स अप स्मॉल हिल इन 10 मिनट्स, ठीक है, एक एक्स है, ठीक है, ये 10 मिनट में एक ऊंचाई पर चढ़ रहा है, हिल पर चढ़ रहा है। और वाई जो है दोस्तों, है ना, वाई टेक्स ओनली 7 मिनट्स, ये 10 मिनट ले रहा है एक्स, और वाई कितने ले रहा है, 7 मिनट्स ले रहा है। तो वेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाई इस 54, दोनों का वेट सेम है दोस्तों, और डिस्टेंस भी जो वो क्लाइम कर रहा है वो भी सेम है, लेकिन जो टाइम है वो वाई को कम लग रहा है और एक्स को ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो वाई है, ठीक है, वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है ना, क्योंकि इसको कम टाइम लग रहा है, तब की वेट वगैरह सब सेम है। तब की जो एक्स है भाई, आप मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी, तो अगर एम दोनों का सेम है तो जो वेलोसिटी है जिसकी ज़्यादा होगी, मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होगा, तो वाई का जो मोमेंटम है वो एक्स के मोमेंटम से ज़्यादा है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब आपसे पूछा हुआ है कि इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्स डज मोर वर्क देन वाई, तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक्स जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है वाई से, भाई उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और फोर्स भी सेम ही है। तो क्या है कि यहाँ पे जो वर्क है ये दोनों का बराबर ही है, लेकिन क्योंकि टाइम जो है, ठीक है, एक्स डज मोर वर्क देन वाई, ये गलत हो गया, एक्स स्पेंड मोर पावर देन वाई, ठीक है। तो देखो पावर जो है स्पेंड, देखिए डब्ल्यू बाई टी है ना पावर का फॉर्मूला, और हम जब कह रहे हैं कि वर्क बराबर है, ठीक है, तो जो टी है, टी अगर ये कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी, है ना, सिंपल है। तो टी किसका कम है, वाई का, तो वाई की पावर ज़्यादा है, तो वाई स्पेंड मोर पावर देन एक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए दोस्तों। 21 देखिए, इफ़ एन अल्फा पार्टिकल द प्रोटोन विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू, है ना, देखिए अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर जाएगा, कूलम फोर्सेस आएगा इसका आंसर, ठीक है, कूलम फोर्सेस। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, हाउ कैन बायोमास बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बाय बर्निंग, ड्राई बर्निंग ऑफ बायोमास ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, डिकम्पोजिशन के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 दोस्तों। 8th को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शिफ्ट 1 थी उसका पेपर है। क्वेश्चन 1 देखिए, इसमें से कौन सा ट्रू है, अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन अ फ्लूइड, तो ओवरऑल डेंसिटी जो है सॉलिड की ग्रेटर होगी फ्लूइड से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो तैर रही है चीज़, तो जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी कम भी हो सकती है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, चूज़ द करेक्ट कोड पूछा है आपसे, तो इसमें सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड पूछा है आपसे कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग अ टाइम अ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है, तो वर्क के लिए F.S लगाते हैं, तो MAS, तो यहाँ तो हमें हाइट भी नहीं पता और वेलोसिटी या एसेलरेशन भी, यहाँ वेलोसिटी पता है बट एसेलरेशन नहीं पता, तो यहाँ से वर्क डन निकालना मुश्किल है। वर्क डन के लिए मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है दोस्तों, है ना, तो चलो इसको फॉलो कराते हैं। तो दोस्तों इसमें आप मान के चलें कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है एक फाइनल है, ठीक है, और एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो जो हमने थ्रो किया बॉल उसकी इनिशियल है, फाइनल तो आपको पता ही है कि जब हम ऊपर उसको थ्रो करेंगे तो एक पॉइंट पार करके जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी 0 माइनस हाफ mv²। अब आपको m पता है दोस्तों, m आपको ग्राम में नहीं आपको kg में रखना होगा, तो ये 0.06, ठीक है, kg आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको v² यानी कि
100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, बाई 2, क्योंकि हाफ है, तो ये आएगा पॉइंट, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 3 जूल, ठीक है, इतना वर्क डन आना चाहिए दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में -3 जूल, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स विच वर अर्लियर फाउंड टू बी एबल टू अट्रैक्ट आयरन एंड निकल्स लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज, इन्हें दोस्तों लोड स्टोन्स बोलते हैं। और ये आपको पता हो अगर तो लेह लद्दाख में एक जो मैग्नेटिक हिल है, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उधर की ओर खींचने लगती हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करंट दैट फ्लो आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट्स एट होम इज AC, ये भी बात आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो सही बात है। पीपल हु एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद AC आर फ्लंग अफार, ये बिल्कुल सही बात है, दूर उनको फेंक देता है करंट। करंट प्रोड्यूस बाय अ बैटरी इज DC, ये बिल्कुल सही बात है। डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन DC आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ AC, है ना, ये तो गलत हो गया क्योंकि AC मोटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया। फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर, ब्लेड ऑफ द विंड मिल आर एंगल्ड इन टू द विंड, ये बिल्कुल सही बात है। आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। इन ओल्डर विंड मिल विंड एनर्जी वॉज यूज टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग ग्रेन पंपिंग, ये बात सही है। विंड speed is vital in the production of electricity, turbine converts mechanical energy into electrical energy, ठीक है, टर्बाइन नहीं करता, वो जनरेटर करता है, तो टर्बाइन, ये ऑप्शन इसका जो है नॉट करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होगा दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वह तभी करेगा जब जनरेटर के साथ में ये अटैच्ड होगा, ठीक है, जनरेटर करता है मेनली वाला काम। An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर, अच्छा क्वेश्चन है, हॉर्स पावर में पूछा हुआ है आपसे, तो क्या पूछी तो पावर ही गई है आपको, है ना, पावर होती है W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हो गया दोस्तों F.S/T, और आपको पता है दोस्तों कि F जो हैगा MA, ठीक है, S/T, तो टोटल S/T है, ये V क्यों हो जाएगा, MAV, समझ में आ गया आपको। तो MAV आपको अब इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है ही, और आपको मास कितना 500 है, इसको आप रखेंगे A को G की वैल्यू कितनी 9.8 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जगह, ये दोस्तों G स्मॉल है, यहाँ पे आप इसे कैपिटल G वैसा ना मान के चले, और जो यहाँ पर V है वो है 0.25, ठीक। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगभग 1.67 के आसपास यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 10 अगर लेंगे तब बनेगा, वरना एग्जैक्टली जो है जो इसका आंसर बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा आपका, ये एक्चुअल में ना आप सोचेंगे कि सर कैसे, तो इसको ना जो ये वैल्यू आएगी इसको आपको 746 से डिवाइड भी करना होगा दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर डिवाइड क्यों करना है, दोस्तों डिवाइड इसलिए करना है 746 से, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पावर आएगी ये वाट में आएगी, है ना, और हमें जो पूछा है आंसर वो हॉर्स पावर में है, तो जो भी आपका ये वैल्यू निकल के आएगी उसको आप 746 से जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपकी, तो ये 1.67 निकल के आएगी। जब इसको आप 10 लेकर के चलेंगे, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप 9.8 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको आप 10 ही मान के चलें, तो 5000 सीधे सीधे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी रहेगा। 746 जब डिवाइड करेंगे तो इसके आसपास आपको आंसर मिल जाएगा जो करेक्ट है दोस्तों 1.64। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, 40 वाट का बल्ब जो है ना 220 वोल्ट पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है देन 1 किलो वाट बाई 220 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब देखो दोनों में ना वोल्टेज तो सेम है, केवल किसका डिफरेंस है, यहाँ वाट का डिफरेंस है, यानी पावर का डिफरेंस है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है, तो जो पावर है दोस्तों वो क्या होता है, पावर होती है VI, ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू VI। अब आपको वोल्टेज पता है, पावर भी पता है, तो करंट आपको पता लग जाएगा, तो कितना हो गया करंट, पावर हो गया 240, ठीक है, अपॉन 220, एक तो ये है, यानी कि बल्ब की जो पावर, ये करंट इस बल्ब में से इतना फ्लो करेगा 40/220, और जो हीटर है उसमें कितना करेगा दोस्तों, ये 1000 है वैल्यू,
ठीक है, 1 किलोवाट दे रखा है ना पावर बाई 220, तो ऑब्वियसली करंट जो है इसमें से ज़्यादा फ्लो कर रहा है हीटर में से, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो क्या हुआ, हायर हुआ, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, मैक्सिमम करंट जो है जो लैंप में से कितना निकाला जा सकता है, 0.45 देख लेते हैं। तो करंट जो है मैंने अभी आपको बताया पावर कितना है 100/220, तो आप इसे कैलकुलेट कर लिए 10/22 को, कितना आएगा 0.45, तो यानी कि ये भी सही है, तो यानी दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं दोस्तों, है ना, बोथ 1 and 2। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ साउंड टू अ ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म, है ना। अपीयरेंस ऑफ साउंड टू द ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, तीनों ही पैरामीटर हैं दोस्तों, है ना, तीनों ही पैरामीटर हैं, तो इसका आंसर जाना चाहिए ऑल, है ना, 1 to 3 ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। While generating ocean thermal energy, which of the following type of the liquid is boiled by the warm ocean water? ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, अगर जियो थर्मल एनर्जी बनानी है तो वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, तभी तो स्टीम बनेगी, तो वोलेटाइल लिक्विड। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई कैन बी कंट्रोल बाय द आयरिस, है ना, इसका ऑप्शन तो आपको पता ही है, द हेल्प ऑफ आयरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, कौन सा ट्रू है इसमें से, पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो पावर जो कॉन्वेक्स लेंस, देखो इसको कैसे याद रखना है, सुनो, दो लेंस हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, तो जो मायोपिक पीपल होते हैं, मायोपिया जिनको हुआ होता है, ठीक है, वो हमेशा कॉनकेव लेंस लगाते हैं, डाइवर्जिंग होता है क्योंकि उन्हें दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो ध्यान रहे, इसकी जो पावर है ना दोस्तों नेगेटिव होती है, किसकी, कॉनकेव लेंस की, ठीक है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, तो कॉन्वेक्स की क्या हुई, यानी कन्वर्जिंग की क्या हुई, पॉजिटिव, है ना, डाइवर्जिंग की क्या हुई, नेगेटिव, तो दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 12 में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नो वेस्ट गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ न्यूक्लियर सोर्सेज, सही बात है। नो स्कोप ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, देखो ऐसा है, लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन का तो स्कोप है, ठीक है, तो ये तो गलत बात है, तो इसमें जो करेक्ट है वो दोस्तों कौन सा है, केवल दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 डैश ऑफ एन आई कंटेन मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, ठीक है, क्या, रेटिना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, ये सही बात है। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो ये तो गलत है ना, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो ये जो है ये गड़बड़ है, तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। 15 देखिए, 900 ग्राम का कोई सॉलिड क्यूब है और उसकी जो एज लेंथ है वो भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी आपको वाटर की गिवन है, आपसे पूछा है कि कितना उस वॉल्यूम का जो क्यूब है वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, पानी से, तो कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, ईजी तरीका बताता हूँ, आप सिंपली इसका डेंसिटी निकाल लीजिए, जो क्यूब है, सॉलिड क्यूब की डेंसिटी कैसे निकलेगी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास कितना है इसका 900 ग्राम, है ना, और आपने जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर, तो दोस्तों सेंटीमीटर में क्योंकि हमें यहाँ वाटर की जो डेंसिटी है वो केजी और मीटर क्यूब में है, तो जब आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 0.9 आप कहेंगे केजी बनेगा, ठीक है, और क्योंकि ये 900 ग्राम है दोस्तों, है ना, 900 ग्राम है, 900 ग्राम बाई 1000 तो 0.9, इसके बाद, है ना, आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 0.1, है ना, मीटर, तो 0.1 का क्यूब 001, है ना, तो आप क्या करें, इसको सिंपली यहाँ से इसको हटाएंगे, 900, है ना, डेंसिटी कितनी आ गई 900 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, तो डेंसिटी सॉलिड की आ गई 900 केजी पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, तो देखिए कितना आउटसाइड हो गया, 1000 माइनस 900 यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम जो है ये बाहर रहेगा वाटर के, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ लेड एंड टिन अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग फ्यूज। ठीक है, आपसे नॉट ट्रू पूछा है तो ये तो सही है। फ्यूज वायर हैज हाई रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, ये भी सही बात है। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल, ये गलत है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस तो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इज द मैक्सिमम acceleration of the bus in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static of friction between the box and the floor is 0.14 यानी 14 एंड जी आपको गिवन है। अब ये देख करके लगेगा कि आपको कितना टफ क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इतना टफ नहीं है। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में तो आप नॉर्मल देखिए कितना बनता है इसका, म्यू जी बस है ना। जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है दोस्तों, म्यू। ठीक है, एफ ये फोर्स होती है। तो आप यहाँ पर एक मैं बात आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ इसका। ये हो गया म्यू एम जी। ठीक है, फोर्स इतनी लगेगी है ना नॉर्मल वो। तो अब यहाँ पे ये जो है, ठीक है, नॉर्मल भी क्या है एम जी, तो ये म्यू एम जी। ठीक है, एम से एम कैंसिल। तो यहाँ जो आपका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है एम ए है ना, फोर्स अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ देखो ये आपके पास में जो म्यू जी है, ठीक है, इस वैल्यू को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपली ये 1.4 आपका आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखें, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। आपको आंसर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें मतलब ऑप्शंस भी बहुत इजी दे रखें, तो आप इसके इजीली टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि एक बैट्समैन हिट करता है बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड भी आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज इतना, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया गया बॉल को, ये पूछा है आपसे। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे यार एक बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इम्पल्स जो है इंस्टेंट होता है फोर्स। तो क्या है कि फोर्स आपसे पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एम ए, ठीक है, आप देखो इनटू टी, तो एम कितना है आपका 0.12, ए आपको गिवन है, ए कितना है आपका वी बाई टी मान लेते हैं इसको है ना, और यहाँ टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ वी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0.12 इंटू 10 कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो ये लगभग दोस्तों कितना आएगा 1.2। अब यह ऑप्शंस में 1.2 नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 2.4। देखो इम्पल्स का मतलब क्या है, बॉल ऐसे स्ट्रेट आई और उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी कि इसकी स्पीड तो देखो उतनी ही थी, लेकिन क्या है कि जो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, वो उतनी ही थी, डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो जो नेट चेंज होगा ना मोमेंटम में, वो 2 mv आएगा माइनस का। आप कहोगे सर कैसे, 2 कैसे आया ये, तो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे देखो, इनिशियल ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो माइनस एम वी, ठीक है, और माइनस तो पहले ही है, इनिशियल कितना है तो माइनस का 2 mv। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपने mv निकाला है, तो 2 mv जब आप करेंगे इसको कितना आएगा 2.4। आप पहले भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, 2 mv यहाँ भी रख सकते हैं आप, उसके बाद भी इसको कर सकते हैं, और बाद में भी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर क्या है चेंज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जो मोमेंटम है वो -2 mv आएगा। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा 2.4 न्यूटन सेकेंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ। अगर किसी को इम्पल्स का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप यूनिट देख करके फॉर्मूला लगा सकते हो। न्यूटन है ना, किसकी यूनिट है दोस्तों, फोर्स की, और सेकंड टाइम की। तो इम्पल्स हमारी इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको एम में तो रखने में कोई दिक्कत है नहीं, तो इसीलिए आप ऑप्शंस को देखेंगे तो जल्दी से टिक कर पाएंगे। 19th क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमिना नोन एज मिराज। दोस्तों इफ़ एयर इज स्टिल, ठीक है, रुकी हुई अगर हवा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर डिक्रीज विद द हाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रू पूछा है ना आपसे, तो ये तो गड़बड़ है। इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये सही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। थर्ड देख लीजिए, टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री पासिस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये सही है। नहीं इंक्रीज नहीं हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज डाउन द ग्राउंड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीज विद द डेंसिटी, ये भी
गलत है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देन 20th क्वेश्चन देखिए, जो फील्ड लाइन्स हैं सोलेनॉइड के अंदर आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, इंटरसेक्टिंग तो हो ही नहीं सकती है ना, तो इसमें भी मल्टीपल टाइम्स कर्व्ड लाइन्स होती नहीं है, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स ही होती हैं। 21 देखिए, एन आइसोटोप यूरेनियम है ना, यूरेनियम यूज़ करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, है ना दोस्तों, यूरेनियम 235 है ना, आइसोटोप किससे U238, ठीक है। तो ये यहाँ पे 22 देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इजी है दोस्तों, है ना, कौन सा है पुअर कंडक्टर, मरकरी, ये तो तीनों ऊपर अच्छे कंडक्टर है, ये मरकरी इसका पुअर कंडक्टर है हीट का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स के जो मेन क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि हाँ भाई आपको हेल्प करेंगे वो मैंने आपको बता दीजिए। इसके अलावा कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मुश्किल से 2-3 ही होंगे, एक एक क्वेश्चन तीनों सेट्स में लगा लो, तो वो क्वेश्चन यार मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाया, तो वो इमोजीज मुझे यहाँ पर चिपकानी पड़ती हैं, जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था। बाकी आपको मैं बता दूँ वो क्वेश्चन मोशन से थे, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से क्वेश्चन थे, तो उन्हें भी आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं पोर्शंस की कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेनली पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की दोस्तों, है ना, फिजिक्स का ही हमने डिस्कस करा, तो केवल फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर दोस्तों लगभग हर सेट के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली थे यहाँ पर, है ना, इससे कम नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हर सेट में थे, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन 35 आप मान के चलो, 35 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि दोस्तों मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, है ना। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो जितने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं कौन से टॉपिक्स इन्होंने ज़्यादातर ऑक्यूपाई किए हैं। तो ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा पूछी गई है दोस्तों, मैक्सिमम, है ना। ऑप्टिक्स का जो मुझे लगा कि जो पूरा पेपर था उसमें से 25% क्वेश्चन, है ना, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थे, है ना। चाहे वो, अब इसमें ऑप्टिक्स में मैंने आई को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, ध्यान रहे, आई को, लेंस को, मिरर को, इन सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इनमें 25% क्वेश्चन ईजिली मुझे ऑप्टिक्स से मिल गए, यानी 1/4, जो कम नहीं होता। मुझे लगता है आपके एग्जाम में जो फीमेल का होने वाला है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज इसमें भी बहुत था लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी ढंग से कर लेंगे ना, मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स से ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसमें। तो फीमेल कैंडिडेट्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से पूछेंगे, ऑप्टिक्स से भी पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा। इस वाले पेपर में मैं बात करूँ तो 15% क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी से थे, है ना। इसके बाद आपका जो आपका एक तरीके से मोशन, है ना, इससे भी 25% क्वेश्चन थे, आपके में भी आएंगे मोशन से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको छोड़ नहीं सकते, पूछे जाएंगे 100% मोशन से भी, चाहे मोशन इन वन प्लेन हो। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले करने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराएं नहीं, प्रोजेक्टाइल से अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। जो लेवल था क्वेश्चन पेपर का वो 9th और 10th का था, आपसे अभी मैंने देखा पूरा पेपर सॉल्व किया, 9th 10th के अलावा इसमें से क्वेश्चंस हार्डली कोई 11th तक पहुंचा होगा दोस्तों, है ना। इसके अलावा ना एक कुछ टिप्स मैं और आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में कुछ चीज़ें और कर लीजिए, अगर आप ये तीनों चीज़ें कर चुके हैं तो उसके बाद और क्या चीज़ें करनी है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका ना सोर्सेज ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे थे, ज़रूर कर लेना, इसमें से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक आएंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप थोड़ा सा सेमीकंडक्टर जो 12th में दे रखा है उसमें से केवल एक टेबल कर लेना, जिसमें से कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की, है ना। तो यूवी से इंफ्रारेड तक का जो वेवलेंथ है ना, इसमें बीच में विजिबल भी आ जाएगा, तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके बाद एक चैप्टर जो साउंड है, ठीक है, उसे भी मत छोड़ना, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाएंगे इस बार मुझे जो लग रहा है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं थे, आपके में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट या करंट एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो मैग्नेटिज्म मत छोड़ना दोस्तों, इस बार मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे वो आसान थे, सॉलिनॉइड, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैग्नेटिज्म से आपके पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं बायोलॉजी के सारे जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे लेकर आऊँगा नेक्स्ट में। वो वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, इसमें सॉल्व करने पड़े तो थोड़ा लंबा रहा, उसमें हम बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। और अभी तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए वीडियो को। और टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आपको इसकी रॉ मटेरियल मिल जाएगा, रॉ फाइल मिल जाएगी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, एक बार फिर बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए एडमिट कार्ड। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।